आज मैं YouTube के माध्यम से आपसे एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जिसे हमारे देश में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उसे दिया जाना चाहिए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध एडवोकेट विश्वनाथ दत्त के परिवार में नरेंद्र दत्त के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शख्सियत ने इस भारत भू पर जन्म लेकर समूचे हिंदुस्तान को कृतकृत्य किया था। वह एक ऐसी शख्सियत था जिसने जीवन और समाज के हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। बालक नरेंद्र दत्त ने तो स्वामी विवेकानंद के रूप में एक विशालकाय वटवृक्ष की तरह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे विश्व को आच्छादित किया था। यद्यपि स्वामी जी का भी दखल भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में था, किंतु उनका बल अधिकतर दार्शनिक पक्षों पर हुआ करता था तथा वह विभिन्नताओं वाले हिंदुस्तान में समन्वय की कल्पना किया करते थे। लेकिन मैं यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके कार्य क्षेत्र और विचारधारा का विस्तार अत्यंत व्यापक था। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस व्यक्ति को उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। इस व्यक्ति ने न केवल हमारी बौद्धिक विरासत को संजोया और संरक्षित किया, बल्कि उसे ऊंचाइयां भी प्रदान की। वह महान लेखक था, समाजशास्त्री था, मानव विज्ञानी था, राजनीतिज्ञ था, वक्ता था, शोधकर्ता था और यायावरी संस्कृत का अनुगमन करते हुए उसने संसार के प्रमुख देशों की यात्राएं भी की थीं। पर उसकी इस व्यापक जीवन यात्रा का एक बड़ा लक्ष्य था और वह था गुलाम भारत की जनता में गुलामी के खिलाफ आक्रोश का उन्माद भरना। यदि यह कहा जाए कि भारत के राजनीतिक मंच पर वह आज़ादी की मशाल को लेकर चलने वाला पहला सजग और अत्यंत प्रभावशाली योद्धा था, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी हाँ, मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र दत्त की चर्चा करना चाहता हूँ। भूपेंद्र बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी कलकत्ता के प्रभावशाली वकील विश्वनाथ दत्त के पुत्र थे, जिन्होंने 4 सितंबर 1880 को जन्म लिया था। यह वह समय था जबकि आज़ादी का आंदोलन संघर्ष कोई रास्ता तलाश नहीं पा रहा था और आंदोलन के नायकों में क्या करें क्या न करें को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति थी। बहरहाल भूपेंद्र के जन्म लेने के 5 वर्षों बाद ही अर्थात 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तथा विभिन्न नेताओं ने भारत में जनोद्धार और जन जागरण के लिए कांग्रेस के बैनर तले एक लीग पर चलना आरंभ किया। भूपेंद्र का आविर्भाव होना देश के लिए एक अच्छा शकुन था। अपने बड़े भाइयों नरेंद्र नाथ दत्त और महेंद्र नाथ दत्त के विपरीत वह माता भुवनेश्वरी पिता विश्वनाथ के तीसरे गंभीर व्यक्तित्व वाले पुत्र थे, जो बचपन से ही किसी ईश्वरीय प्रेरणा के प्रभाव में रहा करते थे। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मेट्रोपॉलिटन संस्था से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाली संस्था ब्रह्म समाज की सदस्यता ली, जहां वे महान धर्मज्ञ और विचारक शिवनाथ शास्त्री के संपर्क में आए। शास्त्री जी और ब्रह्म समाज की छत्र छाया में भूपेंद्र ने एक ऐसी जाति विहीन समाज की स्थापना का मंत्र लिया था जिसमें धार्मिक अंधविश्वास का नामो निशान तक न हो और परमात्मा के केवल एक ही स्वरूप की पूजा होती हो। कोई 22 वर्षों की अल्प आयु में अर्थात वर्ष 1902 में भूपेंद्र में राजनीतिक संघर्ष का बीजारोपण हुआ और वह प्रमथनाथ मित्र की बंगाल रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हुए। मैं समझता हूं कि भूपेंद्र नाथ दत्त अपने समय के एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी कार्यकर्ता थे जो मानते थे कि भारतीयों में बौद्धिक जागरूकता पैदा करके उनमें आज़ादी की लौ बेहतर ढंग से जलाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने गहन अध्ययन आरंभ किया। एक सिद्धहस्त कलमकार के तौर पर उन्होंने बंगाल की क्रांतिकारी पार्टी की विचारधाराओं की संवाहक पत्रिका युगांतर का जुझारू संपादन शुरू किया और अपने क्रांतिकारी विचारों के चलते 1907 में
उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसी दरमियान उन्होंने सर अरविंद घोष और बरिंद्र दास गुप्त के संपर्क में आकर अपने लक्ष्य को पुख्ता बनाया। वह भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत जर्मनी षड्यंत्र में भी शामिल थे। वर्ष 1908 में जेल से रिहा होने के पश्चात वह अमेरिका रवाना हुए और ब्राउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। एमए करना तो सिर्फ एक बहाना था, उन्हें तो अंग्रेजी दासता के विरुद्ध एक महासंग्राम छेड़ना था। सो वह कैलिफोर्निया की गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। कहना न होगा कि जर्मनी से मिलकर अपने महासंग्राम को धारदार बनाने की शुरुआत भूपेंद्र ने ही की थी, जिसका अनुकरण नेताजी ने आगे के वर्षों में किया। प्रथम वर्ष विश्व युद्ध के दौरान वह वर्ष 1916 में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सेक्रेटरी नियुक्त हुए और वर्ष 1920 और 1924 में जर्मन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी और जर्मन एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बने। इस तरह भूपेंद्र ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए जर्मनी में भारत की आज़ादी के लिए उर्वर भूमि तैयार की, जो बाद में नेताजी के काम आई। वर्ष 1921 में वह बरिंद्रनाथ दासगुप्त के साथ एक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मॉस्को गए। इसी दौरान उन्होंने वहां भारत में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में व्लादिमीर लेनिन पर एक शोध पत्र लिखा और बौद्धिक ख्याति अर्जित की। उसके बाद 1923 में हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी विषय पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। वे प्रख्यात समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे तथा शैक्षणिक व्यवस्था पर उनके विचार बेबाक थे। इस दौरान वह विदेश यात्राएं करते रहे और भारत के भविष्य को वैश्विक आधार पर जायजा लेते रहे। विदेश से वापस आने के बाद वह बंगाल क्षेत्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। ये घटनाएं वर्ष 1927 से 1929 तक की हैं। उन्होंने वर्ष 1929 में कराची के कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय किसानों के मूलाधिकारों के संबंध में प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे स्वीकार किया गया था। तदनंतर उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की। भूपेंद्र का नाम अति विशिष्ट विद्वज्जनों की फेहरिस्त में दर्ज है, लेकिन प्रमुखता से नहीं। यह बेहद खेदजनक बात है। वे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ईरानी और जर्मन भाषाओं के ज्ञाता थे और कई भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थीं। कुछ पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत का द्वितीय स्वाधीनता संग्राम, भारतीय समाज पद्धति, डायलेक्टिक्स ऑफ हिंदू रिचुअलिज्म, स्टडीज इन इंडियन सोशल पॉलिटी, स्वामी विवेकानंद, पैट्रियट, प्रॉफिट आदि। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांसें ली। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी वे लगभग 1.5 दशक तक जीवित रहे, लेकिन स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में कहीं भी उनका नाम प्रमुखता से नहीं लिया जाता। कहीं कहीं संगोष्ठियों और सम्मेलनों में उनकी संक्षिप्त चर्चा भर कर दी जाती है। क्या नेहरू और गांधी की राजनीतिक उठापटक ने उनके कद को भौना बना दिया ताकि वे उनसे आगे ना आ पाए? ऐसा कई नेताओं के साथ किया गया। साक्ष्य के तौर पर ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी नहीं है। जिस तरह नेताजी को जीते जी दुलत्ती मारी गई, उन्हें उनके जीवन काल में ही महागर्त में दफना दिया गया, क्या उसी तरह भूपेंद्र भी कलुषित साजिशों के शिकार हुए? कम से कम उन्हें स्वतंत्रता के बाद की शासन व्यवस्था में शामिल तो किया गया होता और उनकी बौद्धिक विरासत का प्रयोग रचनात्मक दिशा में किया गया होता। मुझे जहाँ तक पता है, उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए उनके नाम पर किसी रोड, किसी पार्क या किसी राजभवन का नाम तक नहीं रखा गया है। सरकार उनके नाम पर राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा तो कर सकती है। उनके जीवन और कृत्यों पर शोध संधान की बात तो छोड़िए, शैक्षणिक संस्थाओं में उनके बारे में बच्चों को कोई पाठ तक नहीं पढ़ाया जाता। उन्हें उनकी भौतिक मृत्यु के बाद जनमानस में संरक्षित करने के लिए
बहुत कुछ किया जा सकता है। कम से कम उनके भाई स्वामी विवेकानंद के नाम पर तो उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिया ही जा सकता है। आखिर हम भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ न्याय कब करेंगे? अब तो उनकी शख्सियत को ज़मींदोज होने से बचा लिया जाना चाहिए। आखिर अब नहीं तो कब?